Hello everyone, myself Ashu Tyagi. Welcome to my channel Accounts Me. I hope you all are taking good care of your health. So 12th हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं टर्म 2 सेशन 21-22 के लिए फुल चैप्टर्स का रिवीजन वन बाय वन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और आज हम कवर करने वाले हैं डिबेंचर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सारे इस वीडियो में कवर होंगे। आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा टू द मैक्सिमम ताकि मैक्सिमम बच्चे इससे बेनिफिट डिराइव कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डिबेंचर्स। डिबेंचर्स यू ऑल नो डिबेंचर होते हैं एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। अगर कंपनी ने फंड रेज किया है बाय वे ऑफ लोन फ्रॉम द पब्लिक तो इन टर्न जो कंपनी आपको इशू करती है उसे डिबेंचर कहा जाता है। डिबेंचर इशू करने की सिचुएशन में कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्री बनाती है ये हमें वन बाय वन केस के हिसाब से चेक करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं पहले एग्जांपल के साथ। शेयर लिमिटेड इशू 2009% डिबेंचर्स। इन डिबेंचर्स के आगे ये 9% ये क्लास है कि 9% के रेट से ईयरली इनको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी फिलहाल जब तक इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन नहीं आते तब तक हमें इस रेट का कुछ नहीं करना होता। सिर्फ जहां हम जब इक्विटी शेयर्स या जब शेयर्स चैप्टर पढ़ रहे थे तो शेयर्स में जहां शेयर कैपिटल लिखते थे वहां हमें बस 9% डिबेंचर लिखना है। एंट्रीज में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ शेयर्स की जगह डिबेंचर वर्ड आ जाएगा। सो क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लेते हैं। 2009% डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स है 100 रुपीज के ईच और पेबल कैसे है? एप्लीकेशन पर मांग रहे हैं 20, अलॉटमेंट पर मांग रहे हैं 40 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितनी अमाउंट आपकी ड्यू रह गई है? आउट ऑफ 100 आपने 40 और 20 60 मांग लिए तो रिमेनिंग 40 आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर मांगेंगे। होपफुली आपको समझ में आया। 100 में से मैंने 20 और 40 को डिडक्ट कर ये 40 कैलकुलेट किया है। जनरल एंट्रीज क्या होंगी? सबसे पहली एंट्री इसको हम बोलते हैं रिसीव वाली एंट्री। सबसे पहले हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी। कितने से? 2000 डिबेंचर्स पर 20 मींस 40,000 रुपीज बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ये इसकी नरेशन होगी जो आपको बनानी पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन में आती है। दूसरी एंट्री होती है ड्यू वाली। ड्यू मींस जो भी आपको डिबेंचर एप्लीकेशन के नाम की अमाउंट रिसीव हुई है, डिबेंचर एप्लीकेशन, इसको आप ट्रांसफर करेंगे X% मींस अभी के लिए फिलहाल वो कौन सी क्लास है? 9% डिबेंचर्स। ये 40,000 आपने ट्रांसफर कर दिया 9% डिबेंचर्स में। थर्ड एंट्री होगी आपकी अगेन ड्यू वाली। आप क्या ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट। डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट। तो ये बिल्कुल शेयर्स जैसा हो रहा है, जहां आप शेयर अलॉटमेंट लिखते थे वहां आपने डिबेंचर अलॉटमेंट लिख दिया। डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, जहां आप शेयर कैपिटल लिखते थे वहां 9% डिबेंचर लिख दिया गया है। अलॉटमेंट पर कितने अमाउंट चाहिए आपको? 2000 इंटू 40 मीन्स 80,000 बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। इसके बाद एंट्री क्या होगी? रिसीव वाली एंट्री होगी। रिसीव कंपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन करती है बैंक के थ्रू, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हो जाएगी। अगर कोई डिफॉल्टर होता, कोई पैसे नहीं देता तो एंट्री क्या होती? बैंक कॉल्स इन अरियर्स टू डिबेंचर अलॉटमेंट। उसको भी अभी मैं आपको अलग से सेपरेटली डिस्कस कर दूंगी। इसके बाद फिफ्थ एंट्री होगी आपकी ड्यू वाली। क्या ड्यू करेंगे? डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू, कितने डिबेंचर्स थे? 9% डिबेंचर्स। कितनी अमाउंट? 2000 डिबेंचर्स पर आपको कितने अमाउंट चाहिए थी? 80,000। देन फाइनल एंट्री क्या होगी आपकी? सिक्स्थ एंट्री, इसे बोलते हैं अगेन रिसीव वाली एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल आपको रिसीव हो जाएगी कितनी अमाउंट से? 80,000। जब तक कोई डिफॉल्टर नहीं है तो जितना आप ड्यू करेंगे उतना ही आपको रिसीव होगा। एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री होती है रिसीव की, फिर ड्यू की, उसके बाद पहले ड्यू फिर रिसीव, पहले ड्यू फिर रिसीव। हुआ क्या? एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गई, उसके बाद आपने एप्लीकेशन ट्रांसफर कर दी 9% डिबेंचर में। कितनी अमाउंट से? 2000 इंटू 20। फिर आप अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर, फिर ये आपको रिसीव हो जाएगा। फिर आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और फिर आपको ये रिसीव हो जाएगी कितनी अमाउंट से? 2000 इंटू 40 ईच। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ गया। ये बिल्कुल नॉर्मल शेयर की तरह क्वेश्चन है। अब इसी एग्जाम्पल में अगर आपको ये लिखा जाए कि 2009% डिबेंचर्स हैं 100 के ईच हैं, सेम एग्जाम्पल 1 की तरह, लेकिन
होल अमाउंट वाज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन मनी, सारा का सारा पैसा इकट्ठा आपको एप्लीकेशन के साथ ही रिसीव हो रहा है, मतलब कंपनी को एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो रहा है। तो ये टाइप नहीं था आपका शेयर्स में। तो इस केस में क्या एंट्री बनाते हैं, जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले आपको डायरेक्ट अमाउंट रिसीव हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आप एप्लीकेशन नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कलेक्टिवली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से आपको पैसे मिल गए कितने, 2000 इंटू 100, क्योंकि सेपरेटली कोई अमाउंट नहीं मांगी गई, आपसे बोला गया है होल अमाउंट वाज पेएबल अलोंग विद एप्लीकेशन मनी। तो आपको 2 लाख रुपीज रिसीव हो गए, किस नाम से, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। ये डिबेंचर में क्वेश्चन का दूसरा टाइप हो गया आपका। अगर सारी की सारी अमाउंट आपसे इकट्ठा एक बारी में मांग ली जाए तो आप पैसे लेंगे किसके नाम से, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को आप ट्रांसफर कर देंगे 9% डिबेंचर्स में। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर स्पेसिफिकली सेपरेट कुछ बोल रखा है कि एप्लीकेशन पर इतना, अलॉटमेंट पर इतना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर इतना, तो अकॉर्डिंगली आपको ड्यू और रिसीव करना है। लेकिन अगर इकट्ठा पैसा आपको मांगना है तो सीधा आपको रिसीव हुआ और आप उसको 9% डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक, एक और ट्विस्ट क्या होता है, अगर यहाँ ये बोल देता बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोला इसने, तो आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 40 के बैलेंस से एंट्री बना दी। अगर ये बोलता बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, तो आपको उसको एंट्री, उस चीज की एंट्री बनाने की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी वो फाइनल कॉल कर देगी। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक ओवर सब्सक्रिप्शन की, एक एग्जांपल से कवर करते हैं इस पॉइंट को। जी लिमिटेड ने इशू किए 50,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 10 ईच। तो कंपनी ने 50,000 9% डिबेंचर्स जो 10 रुपए के ईच थे इशू किए। ठीक, और कैसे कैसे पेएबल थे वो, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 3 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर अगेन 3। ठीक, पब्लिक अप्लाइड फॉर 84,000 डिबेंचर्स और डिबेंचर एप्लीकेशन कितनी मिल गई, 84,000। ये सिचुएशन होती है ओवर सब्सक्रिप्शन, जब डिबेंचर कंपनी ने तो इशू किए कम, लेकिन डिबेंचर आपके पास एप्लीकेशन डिबेंचर की ज्यादा आ गई। सो इस सिचुएशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर डिबेंचर इशू किए जाते 50,000 और 50,000 की ही एप्लीकेशन आपके पास आती तो इशू को फुली सब्सक्राइब ऐसा कह दिया जाता है। अगर 50,000 डिबेंचर्स आपने इशू किए और एप्लीकेशन आई 45,000 डिबेंचर्स की, तो उस सिचुएशन को अंडर सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। उस सिचुएशन में 45 से ही आपका पूरा क्वेश्चन करते हैं आप। ठीक, तो ये सिचुएशन है ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो क्या हुआ आगे, एप्लीकेशन फॉर 30,000 वर एक्सेप्टेड इन फुल, मींस 30,000 वाले डिबेंचर होल्डर जिन्होंने 30 के लिए अप्लाई किया था उसे 30,000 डिबेंचर्स ही आपने दे दिए। एप्लीकेशन फॉर 40,000 डिबेंचर्स वर अलॉटेड 50%, 40,000 डिबेंचर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन्हें 50%, दैट इज 20,000 डिबेंचर्स आपने अलॉट किए। रिमेनिंग 40,000 एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, तो बचे हुए 14,000 को आपने रिजेक्ट कर दिया। ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, जिससे जितना पैसा मांगा गया वो पूरा आपको मिला है, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले जो आपकी रिसीव वाली एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन मनी आपको कितने से रिसीव होगी, जितने से एप्लीकेशन आपके पास आई, 84,000 इंटू 2, 84,000 इंटू 2, तो ये अमाउंट आएगी हमारी 1,68,000। तो डिबेंचर एप्लीकेशन आपको रिसीव हुई 168। डिबेंचर एप्लीकेशन की जो भी अमाउंट आपको आई आप उसको 9% डिबेंचर्स में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन डिबेंचर्स तो आपके पास कितना आया 168,000, बट 9% डिबेंचर्स में आप कितने लिख सकते हैं, डिबेंचर जितने आपने इशू किए हैं एप्लीकेशन मनी के साथ, 50,000 इंटू 2, तो ये अमाउंट आई 1 लाख। जो पैसा जिन लोगों ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया था, जिन्हें आपने कम डिबेंचर अलॉट किए हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है। एक्स्ट्रा कितना दे रखा है, डिफरेंस 20,000 पर एप्लीकेशन मनी 2, दैट इज 40,000। आप मैक्सिमम अलॉटमेंट पर कितना रिटेन कर सकते हो, मींस थोड़े दिनों बाद आप कितना पैसा मांगोगे इनसे। अलॉटेड डिबेंचर्स पर अलॉटमेंट मनी 20,000 पर 2,
कोइंसिडेंटली ये सेम आ रहा है 40,000, तो ये पूरी की पूरी अमाउंट आप रिटेन कर सकते हो किस नाम से कि अलॉटमेंट का आपको पहले ही मिल गया। तो टू डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से आप ये अमाउंट ट्रांसफर कर दोगे। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया। अगर आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट आती 50,000 और मैक्सिमम रिटेन कर सकते हैं 40, तो आप सिर्फ 40 लिखते यहाँ पर और 10 आपको रिफंड करने पड़ते और आप वो लिखते टू बैंक में। अभी तो आपका कोई रिफंड के लिए अमाउंट नहीं थी। इसके बाद 14,000 वाले डिबेंचर होल्डर्स को आपने एक भी डिबेंचर नहीं दिया, तो उनकी अमाउंट आपको करनी पड़ेगी रिफंड। कितनी? 14,000 इंटू 2, तो ये अमाउंट आएगी 28,000 और आपका डेबिट से क्रेडिट मैच भी हो गया। तो होपफुली आपको समझ में आया। और प्रोराटा या ओवर सब्सक्रिप्शन, बेसिकली इस सिचुएशन को कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन को एडजस्ट करने के लिए आपने यहाँ क्या किया? फुल अलॉटमेंट किया टू सम। ये क्या है? प्रोराटा अलॉटमेंट। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो प्रोराटा के केस में जो एंट्री जिस पर अफेक्ट पड़ता है सबसे ज्यादा वो यही एंट्री है। ठीक, इसके बाद जिन लोगों को आपने कुछ नहीं दिया उनकी अमाउंट आपको करनी है रिफंड। ठीक, अब नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी अलॉटमेंट ड्यू करने की। वो कितनी होगी? डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। कितनी अमाउंट से? 50,000 इंटू 2। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया क्योंकि जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन था वो सब आपने इसी एंट्री में एडजस्ट कर दिया। तो 50,000 इंटू 2 1 लाख से आपको डिबेंचर अलॉटमेंट आपने ड्यू कर दी कि इतना पैसा आपको चाहिए। 4, लेकिन जब आपको रिसीव होगा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट कितनी रिसीव होगी आपको? 1 लाख में से 40 आपको ऑलरेडी रिसीव हो गए, तो आपको रिसीव होंगे डिफरेंस 60,000। कैसे कैलकुलेट किया हमने? 1 लाख रुपीज आपको चाहिए थे, लेकिन एक्स्ट्रा 40 जो आए थे वो आपने एडजस्ट कर लिए थे अलॉटमेंट के नाम के, तो डिफरेंस 60 आपको रिसीव हो गया। रिमेनिंग जो आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे वो 50,000 इंटू 3 से होगी और उतनी अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी। फिर आप सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, डिबेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर 50,000 इंटू 3 और उतनी ही अमाउंट आपको रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल। होपफुली आपको समझ में आया। अब कवर करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। मींस अगर आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो इशू के टाइम पर ही आपको रिडेम्पशन के बारे में भी कुछ बताया जाएगा। मींस आप इन फ्यूचर जब इनको पे करेंगे, मींस जब इनकी अमाउंट फ्यूचर में पे कर देंगे, रिडेम्पशन करेंगे इनका, मतलब रीपेमेंट करेंगे इनका, तो उस सिचुएशन की भी बात अगर आपको इशू के टाइम पर ही बताई जाए तो किस तरीके से एंट्री बनाएंगे, ये टॉपिक में ये कवर करेंगे हम। ठीक, आपकी एग्जाम्पल से कंटिन्यू किया मैंने। एग्जाम्पल है फेस वैल्यू है 100, आपने 100 का डिबेंचर 100 में ही इशू किया, तो आप क्या एंट्री बनाते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे। अगर सारा का सारा पैसा इकट्ठा मंगाते हैं तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट लिखते हैं। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर्स में आप अमाउंट लिखेंगे 100। तो हमने बस यहां तक की बात की। अगर 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया तो आपने एंट्री बनाई बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि इसका रिडेम्पशन 100 पे है, मींस एट पार, तो कोई स्पेशल एंट्री नहीं। अगर इसका रिडेम्पशन 90 पर है, मींस एट डिस्काउंट, आपको फ्यूचर में कम पैसे देने पड़ेंगे, फायदा, कोई स्पेशल एंट्री नहीं। बट अगर इसका रिडेम्पशन 120 पर है, मींस 100 से, या मैं कहूं फेस वैल्यू इससे कंपेयर करूं कि 100 से अबव, तो एट प्रीमियम, तो फ्यूचर में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने प्रूडेंसी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जितने भी फ्यूचर के लॉसेज हैं उनको आज ही एंटिसिपेट करना है हमें। तो आपको फ्यूचर में पर डिबेंचर 20 का, मींस 100 प्लस 20 था, तो 20 का आपको लॉस होने वाला है। किससे कंपेयर किया? इससे। तो आपको फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो उसके लिए आपको एंट्री आज ही बनानी पड़ेगी। और वो एंट्री क्या होगी? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। किस वजह से? क्योंकि आपको प्रीमियम देना पड़ेगा ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिए। अगर कभी भी रिडेम्पशन पार पर है, नो स्पेशल एंट्री, डिस्काउंट पर है, नो स्पेशल एंट्री। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो फेस वैल्यू से कंपेयर करना है कि 20 रुपीज
100 की चीज पर अगर 120 आपको फर्दर पे करना है तो 20 रुपीज पर डिबेंचर आपका लॉस है। इस लॉस को आप आज ही इशू के टाइम पर मांग लो। क्यों? क्योंकि आपको रिडेम्पशन पर प्रीमियम देना पड़ेगा। अगर इसमें बोला होता कि 5000 डिबेंचर है तो आप ये सारी अमाउंट को अकॉर्डिंगली 5000 से मल्टीप्लाई कर लिख देते। होपफुली आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट समझते हैं, अगर 100 का डिबेंचर आपने 130 में इशू किया, मींस प्रीमियम पर इशू किया है, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको कितनी अमाउंट रिसीव होगी? 130। अगर 1000 डिबेंचर दे रखे हैं तो 130 इंटू 1000 आप अकॉर्डिंगली अमाउंट कर लिख सकते हैं। इसके बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर्स। 130 रुपए आपको भले ही मिले, लेकिन डिबेंचर्स में आप लिखते हैं फेस वैल्यू दैट इज 100, तो डिफरेंस ये 30 जो आपको एक्स्ट्रा मिले इसकी किस वजह से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वजह से। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू होंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नीचे क्रेडिट हो जाएगा। अगर रिडेम्पशन पार पर कोई स्पेशल एंट्री नहीं, रिडेम्पशन डिस्काउंट पर कोई स्पेशल एंट्री नहीं, रिडेम्पशन है प्रीमियम पर, तो स्पेशल एंट्री क्या है? वही लॉस और प्रीमियम वाली, लेकिन किससे कंपेयर करना है? फेस वैल्यू से। तो डिफरेंस कितना? 20। और एंट्री कौन सी क्लब हो जाएगी? एल और पी वाली एंट्री में इसको बोल रही हूँ। तो लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकॉर्डिंगली 2020 आपकी बन जाएगी। होपफुली आपको समझ में आया। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, अगर 100 का डिबेंचर आपने 90 में इशू किया, मींस डिस्काउंट पर इशू किया है, 10 का डिस्काउंट। ठीक, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपका 90। जब आप डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में लिखेंगे तो 90। X% डिबेंचर्स में आप कितना लिखेंगे? डिबेंचर की फेस वैल्यू लिखते हैं हमेशा 100, तो ऊपर डिफरेंस आ रहा है। क्या है ये? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना? 10। अगर रिडेम्पशन पार पर नो एंट्री, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर एक स्पेशल एंट्री होगी एलपी वाली, अगर रिडेम्पशन डिस्काउंट पर तो नो स्पेशल एंट्री। ठीक, तो एंट्री क्या क्लब होगी आपकी? 20 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 20। होपफुली आपको समझ में आया। आपको नॉर्मल डिबेंचर्स का पहले तो देखना है कि इशू पर क्या क्या रखा है। अगर पार क्या रखा है तो पार वाली एंट्री बना ली, अगर प्रीमियम क्या रखा है तो प्रीमियम वाली एंट्री आपने बना ली, अगर डिस्काउंट क्या रखा है तो डिस्काउंट वाली एंट्री आपने बना ली। लेकिन अगर कभी भी रिडेम्पशन पार पर हो रहा है कोई स्पेशल एंट्री नहीं, डिस्काउंट पर रिडेम्पशन है तो कोई स्पेशल एंट्री नहीं, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पर है तो प्रीमियम वाली अमाउंट को कंपेयर किससे करना है? फेस वैल्यू से, कि 100 की चीज पर 120 देने पड़ रहे हैं, पर डिबेंचर 20 का लॉस और इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री आपको क्लब करनी है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि आप क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे। 30,000 रुपीज 9% डिबेंचर, इट मींस 100 के डिबेंचर है तो इसका मतलब 300 डिबेंचर्स हैं, 9% डिबेंचर्स 100 रुपए के ईच है, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 7% मींस 107 में इशू है। कैसे निकाला हमने? 7% का प्रीमियम, ये लगता है फेस वैल्यू पर, तो ये आया आपका 107 में आपके इशू है, और इनका रीपेमेंट क्या हो रहा है? 4% के प्रीमियम पर, मींस 4% का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट किया? 104। अगर आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 की जगह होती है 10, तो आप अकॉर्डिंगली 10 का 7% और 10 का 4% कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो कितना पैसा आपके पास आएगा? 300 डिबेंचर्स पर 107, अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर दोनों जगह लिखना है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहां लिखेंगे आप 300 इंटू 107, X% डिबेंचर मतलब 9% डिबेंचर्स में कितना लिखेंगे? 300 इंटू 100, और 7 कहां लिखेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 300 इंटू 7। तो आपने इशू वाली एंट्री कर ली। 100 का डिबेंचर 107 में इशू किया तो 107 100 का डिबेंचर 7 के प्रीमियम पर। ठीक, आपको इनका रिडेम्पशन करना है 104 पर, मतलब प्रीमियम पर रिडेम्पशन करना है, तो एंट्री क्लब होगी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, तो ये कितनी होगी? 300 इंटू 4,
300 इंटू 4। सो होपफुली आपको समझ में आया। सो अब बात करते हैं डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी एक एडिशनल सिक्योरिटी होती है इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी। मींस अगर कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो लोन लेने पर आपने प्राइमरी सिक्योरिटी में कोई असेट और सेकेंडरी सिक्योरिटी में मतलब एक सेकेंड सिक्योरिटी में आप डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं। तो क्या एंट्री होगी उस सिचुएशन में? सबसे पहले लोन रेज करने की एंट्री होगी। क्या होगी वो? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आपकी एक लायबिलिटी बढ़ गई बैंक लोन और कंपनी को पैसा डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। उसके बाद अगर आप डिबेंचर इशू करते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर आप इशू करते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी तो क्या एंट्री होगी? तो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू X% डिबेंचर। मींस X% डिबेंचर तो क्रेडिट होगी, कैश नहीं आएगा सिंस डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी गए हैं, तो डिबेंचर सस्पेंस डेबिट हो जाएगा। एग्जांपल से इसको रिलेट करते हैं। शिव लिमिटेड बोरोड लोन ऑफ ₹50 लाख। तो शिव लिमिटेड ने कितने का लोन लिया? 50 लाख का। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। 50 लाख का लोन ले लिया। कंपनी डिपॉजिट 52 लाख 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी ने 52 लाख के डिबेंचर्स सिक्योर कर दिए हैं टू द बैंक एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस टू X% डिबेंचर और X% की जगह यहां लिखेंगे हम 9%। सो होपफुली आपको समझ में आया। इस सिचुएशन में कभी कभी बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन भी आपसे पूछ लेते हैं। तो सिंपल बैलेंस शीट आपको कैसे बनानी है? बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म डेब्ट में आप लिखेंगे बैंक लोन। बैंक लोन में आप लिखेंगे 50 लाख और आप ब्रैकेट में यहां शो करके दिखा देंगे सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स ऑफ ₹52 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक, और यही अमाउंट आप असेट साइड बैंक में दिखा देंगे 50 लाख। होपफुली आपको समझ में आया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। अगर कंपनी ने असेट खरीदे और पैसे देने की जगह कंपनी ने अपने डिबेंचर्स इशू कर दिए तो उस सिचुएशन में क्या जनरल एंट्रीज होंगी वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर। एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं। एस लिमिटेड परचेज बिल्डिंग फॉर 1,20,000। मींस बिल्डिंग नाम की एक असेट आई है, बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर। अगर नाम दिया होता कि एस लिमिटेड ने वो बी लिमिटेड से खरीदे तो वेंडर की जगह बी लिमिटेड लिख देते। तो असेट कितने की खरीदी आपने? 1,20,000। अब आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप डिबेंचर्स पार पर इशू करते हैं, अगर आप डिबेंचर्स प्रीमियम पर इशू करते हैं, अगर आप डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू करते हैं, तो तीनों सिचुएशंस में आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट पेएबल, जो पैसा आपको पे करना है, डिवाइडेड बाय इशू प्राइस, कितने में आप एक चीज अवेलेबल करा रहे हैं। तो पहली सिचुएशन में 1,20,000 आपको पे करने हैं और आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो एट पार, कुछ नहीं क्या रखा तो फेस वैल्यू 100 अज्यूम करेंगे और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए? 1200। एंट्री क्या होगी? वेंडर को पेमेंट करना है आपको, तो वेंडर डेबिट टू 10% डिबेंचर्स, कितने? 1200 डिबेंचर्स 100 के ईच आपने वेंडर को दे दिए 1,20,000। होपफुली आपको समझ में आया। ठीक, क्या किया? 1,20,000 की असेट खरीदी वेंडर से और वेंडर को डिबेंचर्स इशू कर दिए। अगर 1,20,000 में से आप वेंडर को 20,000 पे कर देते, ठीक, तो क्या एंट्री होती? वेंडर टू कैश, अगर कैश पे करते, अगर चेक पे करते तो वेंडर टू बैंक, अगर प्रोमिसरी नोट दे देते तो वेंडर टू बीपी हो जाता और अमाउंट पेबल फिर आपकी 120 नहीं होती, फिर 1 लाख होती। होपफुली आपको समझ में आई। एक एंट्री वेंडर टू बैंक और हो जाती, कैश, बैंक या बीपी, और अकॉर्डिंगली फिर आप 1 लाख अपॉन 100 कर 10,000 डिबेंचर्स इशू कर देते। वो भी एक ट्विस्ट हो सकता है। अगर आप असेट खरीदते हो वेंडर से, ठीक, आप असेट खरीदा 1,20 और आप वेंडर को रेडी हो 1,40,000 देने के लिए,
तो डिफरेंस ज्यादा आ रहा है, आप वेंडर को ज्यादा पे कर रहे हो। ऊपर जो डिफरेंस आएगा उसको बोलेंगे गुडविल, और अगर ये डिफरेंस नीचे आता तो इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। ये सेम चीज आपने शेयर्स में कंसीडरेशन अदर कैश में पढ़ रखी है, इसीलिए मैं इसको सिर्फ वर्बली आपको रिवाइज करा रही हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अगर एक 20 की चीज खरीदी है और एक 40 पे कर रहे हैं आप, नीचे 140 है तो ऊपर आएगा गुडविल, और अगर नीचे 100 लाइक 120 ऊपर है, नीचे 1 लाख होता तो नीचे डिफरेंस आता तो उसको आप बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। एट द टाइम ऑफ परचेज ऊपर डिफरेंस गुडविल, नीचे डिफरेंस कैपिटल रिजर्व। लेकिन जब आप शेयर्स इशू करते हो तो नीचे आता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ऊपर आता है अकॉर्डिंगली डिस्काउंट। कैसे कैसे अभी देखते हैं। अगर बी पार्ट क्या है, अगर आप डिबेंचर्स इशू करते हो एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, सो 1,20,000 का पेमेंट करना है, और 100 रुपए की चीज कितने डिस्काउंट पर, 20% के प्रीमियम पर, डिस्काउंट नहीं प्रीमियम, प्रीमियम पर आप अवेलेबल करा रहे हो तो 120, तो कितना आएगा ये 1000। ठीक, और एंट्री क्या होगी, वेंडर टू 10% डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 1000 की चीज आप सामने वाले को 120 में अवेलेबल करा रहे हो, जबकि उसकी फेस वैल्यू कितनी है 100, और कितने प्रीमियम पर 20। ठीक, 1,20,000, 1 लाख एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक, अब नेक्स्ट है, अगर आप डिबेंचर इशू करते हो 20% के डिस्काउंट पर, तो 1,20,000 का पेमेंट करना है, और 100 रुपए की चीज आप कितने डिस्काउंट पर दे रहे हो 20%, तो ये आएगा आपका 20, इट मीन्स 80 पर, मीन्स 1,20,000 अपॉन 80, तो ये आएगा आपका 1,500। तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर डेबिट 1500 इंटू 80, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स 1500 इंटू 20, और यहाँ क्या आएगा 10% डिबेंचर्स में फेस वैल्यू 1500 इंटू 100, मीन्स 1,50,000 में 1,50,000 की चीज आप सामने वाले को 1,20 में दे रहे हैं, तो 30,000 का आपका डिस्काउंट। होपफुली आपको समझ में आया। असेट खरीदते हैं वेंडर से, फिर वेंडर को आप डिबेंचर्स दे सकते हैं पार पर, वेंडर को आप डिबेंचर्स दे सकते हैं प्रीमियम पर, वेंडर को आप डिबेंचर्स दे सकते हैं डिस्काउंट पर। तीनों सिचुएशंस में आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। पार की सिचुएशन में फेस वैल्यू से, प्रीमियम की सिचुएशन में अबव प्राइस इंक्लूडिंग प्रीमियम से आपको डिवाइड कर नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं, और डिस्काउंट की सिचुएशन में डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने हैं। सो होपफुली आपको समझ में आया। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। एग्जांपल से कंटिन्यू करते हैं। एल लिमिटेड ने 7,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशू किए। ठीक, तो इशू की एंट्री तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर्स। मैं वो वाली पार्ट की एंट्री अभी आपको नहीं बना रही, क्योंकि बेसिकली हमें इंटरेस्ट वाली एंट्रीज को कवर करना है। नॉर्मल इशू वाली एंट्री मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक, सो बेसिकली 7,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच मींस 7 लाख आपके डिबेंचर्स हैं, 7 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं। 10% डिबेंचर्स है मींस आपको ईयरली 10% दैट इज 70,000 ये आपको इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन आप इंटरेस्ट ईयरली पे नहीं कर रहे, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो हाफ ईयरली 2 डेट, तो 2 डेट मतलब 35,000 इतना इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। एक पे कर रहे हो आप 30 सितंबर को, और एक पे कर रहे हो आप 31 मार्च को। ठीक, जो भी आप इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को पे करते हो वो पे करते हो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स। तो टैक्स का रेट आपको गिवन है 20%, तो 35,000 का 20% तो देते हो आप गवर्नमेंट को टैक्स, और रिमेनिंग 80% जाता है डिबेंचर होल्डर के पास। तो ये अमाउंट कितनी आएगी 28,000 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली। 35,000 का 20%, तो 7,000 एंड 28,000। अब क्वेश्चन तो हमने अच्छे से समझ लिया, मींस 70,000 का इंटरेस्ट बैठ रहा है, इंटरेस्ट भी हाफ ईयरली पे कर रहे हैं, हाफ ईयरली पे करने के बाद 20% गवर्नमेंट के पास जा रहा है, और 28,000 लाइक 80% डिबेंचर होल्डर के पास। लेकिन जनरल एंट्री कैसे बनेगी, 30 सितंबर को जो आपकी एंट्री बनेगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, खर्चा डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, कितनी अमाउंट डिबेंचर होल्डर के पास जाएगी, टू टैक्स पेबल, कितनी अमाउंट गवर्नमेंट के पास जाएगी। ये जनरल एंट्री है। कितना 35,000 का आपका हाफ ईयर इंटरेस्ट बैठता है, डिबेंचर होल्डर के पास जाएगा 28,000 और 7,000 गवर्नमेंट के पास ड्यू कर दिया।
फिर आप क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर, टैक्स पेबल, सेम अमाउंट 28 और 7, और एज अ होल आपने पे कर दिया कितना, 35,000। यही सेम एंट्री आप बनाएंगे 31 मार्च को। इंटरेस्ट फिर से ड्यू करेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट 35,000, फिर डिबेंचर होल्डर को ड्यू करेंगे आप, डिबेंचर होल्डर डेबिट नहीं क्रेडिट कितना, 28,000, और टैक्स पेबल कितना आपको गवर्नमेंट को देना है, कितना गवर्नमेंट को देना था हमने कैलकुलेट कर लिया था, 7,000। फिर आप इसको, ये से कहते हैं हम ड्यू वाली एंट्री, इसे हम कहते हैं पे वाली एंट्री। फिर से ड्यू किया, फिर से पे किया। अगर क्वेश्चन ईयरली होता तो कलेक्टिवली सिर्फ एक ही एंट्री होती, ये वाली, ठीक। तो अभी आपने ड्यू करा, फिर आप इसको डिबेंचर होल्डर, टैक्स पेबल डेबिट अकॉर्डिंगली 28 और 7, और आप इसको पे कर देंगे 35,000। सिंस ईयर एंड हो गया, आपने इंटरेस्ट 2 बार में पे किया। एक बार आपने पे किया 35, 28 डिबेंचर होल्डर को, 7 गवर्नमेंट को, फिर आपने क्या किया, 35 पे किया, 28 डिबेंचर होल्डर को, 7 गवर्नमेंट को। एज अ होल कंपनी के लिए इंटरेस्ट का खर्चा कितना था, 35 प्लस 35 टोटल 70। तो ये 70 बिजनेस का खर्चा, इसे पीएनएल से रिटर्न ऑफ करेंगे। कंपनी के पीएनएल को क्या कहा जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो पूरा 70,000 का जो आपका खर्चा है, इसे आप पीएनएल से अपने रिटर्न ऑफ कर लेंगे। सो होपफुली डिबेंचर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सिमिलर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि बोर्ड में अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को अपीयर कर पाए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन राइट मी इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।